प्रस्तुत है अजय कुमार जी के कहानी संग्रह मेंडी का ढाबा से एक कहानी। पैरोल। मिशनरी अस्पताल के पास से चीड़ के पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ एक पगडंडी नुमा सा जो नीचे रास्ता उतरता है वो सीधे ग्रेवाल कॉटेज तक जाता है। बीच में एक छोटा सा चर्च पड़ता है जो शायद उसी की तरह वक्त से बहुत पीछे रह गया है, जिस पर हमेशा अब एक लोहे की सांकल से लपेटा हुआ ताला पड़ा रहता है। क्या कहते हैं उसे? एक एबंडन्ड चर्च। उसका अपना जीवन भी तो कुछ इस तरह का ही बन गया है, अब एबंडन्ड। उस चर्च के साथ एक अजीब सा रिश्ता बन गया है उसका। चर्च के पास आते ही अतीत जैसे हमेशा रिलैक्स हो जाता है। 300 मीटर तकलीफ़ और फिर बस जी भर के आराम और गर्मा गर्म खाना। उसके जेहन के रास्ते से उसकी आँखों के आगे सफ़ेद साफ धुली हुई चीनी मिट्टी की प्लेट्स नाचने लगती हैं और साथ में अपनी बीबी का भरा हुआ गदराया सा इस रास्ते की तरह न जाने कितने उतार चढ़ावों से भरा जिस्म भी। उसकी बीवी खाना भी मज़े का बनाती है। चिकन बिरयानी और खुश्क मसाले वाले आलूओं के साथ में मटन स्ट्यू और साथ में गरम गरम चपातियाँ। पिछली बार उसने पहुँचते ही यही तो खिलाया था। चर्च के दरवाजे के पिलर को पकड़े वो कुछ देर तक चुप खड़ा गहरी गहरी सांसें लेता रहा, हमेशा की तरह। खाने की खुशबू इस ठंडी और धूप रात में भी जैसे उसके नथुनों तक पहुंचने लगी थी। पिछले दिनों से उसके दमे की शिकायत और बढ़ गई है। कितनी बार तो जब उसका दम उखड़ जाता है तो लगता है कि अगली सांस जैसे अब कभी आएगी ही नहीं। पर अभी तो उसके भीतर ज़िंदगी की चाह बाकी है। उसने फिर से धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था, अपने एक एक कदम को गिनते हुए। 1 2 3 4। एक महीने में बस 3 ही तो दिन मिलते हैं उसे जेल से बाहर आने के लिए पैरोल पर। बहुत मुश्किल से उसे यह सुविधा मिली है, सज़ा के 10 साल काट लेने के बाद, और वह भी उसकी पत्नी किरण ग्रेवाल की वजह से। उसी ने बार बार दरख्वास्त लगाकर उसकी पैरोल मंजूर कराई थी। काश वो उस दिन गुस्से में ना आया होता, पर गुस्सा कोई आदमी के वश में थोड़ी ही रहता है। गुस्सा तो फिर भी ठीक था। काश उस दिन उसकी जेब में वो नामुराद पिस्तौल न होता, पर वो तो खुद उसने अपनी जेब में चला कर डाल लिया था, सिर्फ उसे डराने के लिए। वो चलते चलते फिर से रुक गया था। अब भी वो कमबख्त हादसा उसे याद आता है तो फिर से सीने में बेचैनी का एक बगुला सा उठने लगता है। वह दोबारा एक पेड़ से अपनी कमर टिकाए खड़ा हो गया था। अभी सिर्फ वो 50 साल का था और अभी से उसका भरोसा अपने शरीर से उठ चुका था। भरोसा उसे वैसे भी अब रहा किस पर था? कोई भी तो उसके साथ बचा नहीं रह गया था। सब एक एक करके उसका साथ छोड़कर चले गए थे। बावजूद इसके कि सब ये अच्छे से जानते थे कि उस हादसे में ज़रा सी भी गलती उसकी नहीं थी, सिवाय इसके कि उसने अपने ही एक क्लाइंट को गोली मार दी थी क्लब में जाकर। पर बात भी कुछ ऐसी ही थी। कितने दिनों से वो सुन रहा था कि वो सुअर का बच्चा उसकी बीवी किरण के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अपने तलाक का मसला हल कराते कराते उसने खुद उसके घर में तलाक जैसे हालात ला दिए थे। एक बार तो उसके ख़ास दोस्त ने ही उसको सलाह दी थी कि वो खुद अपनी बीवी पर नज़र रखे। वो भी बराबर की हिस्सेदार है इस मामले में। वो रखे नज़र अपनी किरण पर। सचमुच हद पार हो गई थी। उस दोस्त को तो उसने खरी खोटी सुनाकर उसी वक्त दफ़ा कर दिया था। पर बात एक दोस्त की कहाँ थी? हर जगह उसकी बीवी के साथ उसका नाम उछलने लगा था। जीना मुश्किल हो गया था किरण का।
वो किस कदर परेशान रहने लगी थी। रात के 8 बजने वाले थे और धुंध नीचे उतरनी शुरू हो गई थी। हर तरफ छोटे छोटे बंद मकानों की खिड़कियों के शीशे रोशनी से चमकते दिखाई देते थे, पर वो रोशनी कभी भी काफ़ी नहीं होती थी उसे अपना रास्ता देखने के लिए। वह काम उसके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च किया करती थी, और ये टॉर्च उसे जेल के एक गार्ड ने अपनी दयानतदारी दिखाते हुए दी थी, जब उसने उसे अपने इस घर तक पहुंचने वाले जंगल जैसे माहौल से गुजरते ऊंचे नीचे इस मुश्किल रास्ते के बारे में बताया था। चंडीगढ़ से यहाँ आने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, और फिर आधा घंटे में वो उस ऊपर वाली सड़क पर पहुंचता है। फिर अंत में ये आखिरी के 700 मीटर, जिसमें भी सिर्फ उतार चढ़ाव नहीं है, एक आध ऊपर चढ़ते तीखे रास्ते भी हैं। दम निकल सा जाता है घर पहुंचते पहुंचते, पर किया भी क्या जा सकता है। वहाँ चंडीगढ़ में रहना तो जैसे मुहाल हो गया था। हर कोई बस सवालिया नज़र से ही दिखता था। हर बात का पता होने के बावजूद रोज़ की बनावटी झूठी सहानुभूति और दिल छलनी करती इंक्वायरी, बस हर दिन अपने ज़ख्मों की तफसील देते रहो। किरण को अपनी अच्छी भली लगी हुई 5 साल पुरानी नौकरी छोड़ देनी पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसने यहाँ न केवल स्कूल में एक नौकरी ढूंढ ली, बल्कि एक कॉटेज भी सस्ते में ख़रीद ली थी। हाँ, इसके लिए उसे चंडीगढ़ वाला मकान ज़रूर बेचना पड़ा था, पर उसके बदले आधे से भी कम पैसे में ये कॉटेज मिल गई थी। सच में बिल्कुल नए सिरे से ज़िंदगी बसाई है उसकी किरण ने इन बदले हुए हालातों में। अपने ही बूते पर और उसका ख्याल भी रखा है आज तक। कितनी ही बार उसे लगा था कि वो शायद तंग आकर उसे छोड़ देगी, कहीं और चली जाएगी। वो ऐसा करती भी तो उसकी गलती कहाँ थी। उसने तो उसे उस दिन भी मना ही किया था, जब वो दराज से पिस्तौल अपनी जेब में डालकर चलने लगा था। पर तब कैसे उसने लापरवाही से उसको एक ज़ोर का धक्का दिया था और चीख कर कहा था, ये बस मैं उसे डराने के लिए ले जा रहा हूँ। उसे पता तो लगे अजीत से पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। तू फिक्र न कर, बस एक बार उसकी सारी हवा निकालनी है मुझे। और यह कहकर वो बाहर चला गया था। काश वो उस दिन अपनी किरण की बात मान लेता, पर वो जब वो अपनी पर आ जाता है तो किसी की सुनता ही कहाँ था। और फिर कैसे सुन लेता वो उसकी बात। रोज़ जब भी घर लौटता था तो किरण कैसे रो रो कर उसे हरबिंदर की हरकतों के बारे में बताया करती थी। आखिर वो हादसा हो ही गया, पर किरण ने इसके बावजूद उसका आज तक साथ निभाया था हर तरह से। ग्रेवाल कॉटेज आ गया था। उसने एक गहरी सांस ली थी। आज वो हर महीने अपने आने वाले वक्त से ठीक 1 सप्ताह पहले आया था। कभी तो किरण भी उसे बस पर लेने नहीं आ पाई थी। जेलर साहब 15 दिन की छुट्टी पर जाने वाले थे। इस बार उसे उसकी मिन्नतों की वजह से 1 सप्ताह पहले आने की इजाज़त मिल गई थी। घर की बाहर की लाइट और भीतर से आने वाले म्यूज़िक की हल्की आवाज़ ने उसे और भी खुश कर दिया था। उसके सरप्राइज़ से कितनी खुश होगी उसकी किरण। उसने घर के पीछे के दरवाजे से जाने का फ़ैसला किया था, जो किरण आदतन सोने से पहले ही बंद किया करती थी। जैसा सोचा था, पीछे का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, धकेलते ही खुल गया था। अजीत ने एक बार रुक कर अपनी सांसों को पहले ठीक से काबू किया और धीरे धीरे से दरवाजे को ठेल कर अंदर गया। बेडरूम में तो कोई नहीं था। शायद ये आवाज़ किचन से आ रही थी। हाँ, किरण वहीं मौजूद थी, सिंक पर झुकी गंदे बर्तन मांजती हुई। म्यूज़िक की आवाज़ ड्राइंग रूम से आ रही थी। जैसे ही दबे पांव पीछे जाकर उसने किरण के कंधों पर अपने हाथ रखे, चिमूक कर किरण एकदम से पलटी। तुम फिर से? अजीत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और शरारत से पूछा, ये तुमसे का क्या मतलब? कौन था यहाँ?
जो फिर से आ गया। किरण बुरी तरह चौंक गई थी। ओह, तुम शक कर रहे हो मुझ पर? पड़ोस की निर्मल है ना, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ, इसीलिए जब तक आ जाती है कुछ मांगने या गप्पे लड़ाने। पर तुम इस बार इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुस्कुराते हुए बोली किरण, जो अब तक अजीत को आया देखकर एकदम सहज हो चुकी थी। बस जेलर साहब की कृपा समझो, और मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। शक और तुम पे, तुम तो मेरी लाइफ लाइन हो। अच्छा ये बताओ, कुछ मिलेगा क्या खाने को? बड़े ज़ोर की भूख लगी है। किरण ने बहुत प्यार से उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, पहले तुम अपनी गंदी जुराबें और ये गंदा सा ओवरकोट उतार दो और कपड़े बदल कर बिस्तर में घुस जाओ। अभी लाती हूँ मैं तुम्हारा मनपसंद ड्रिंक और साथ में कुछ खाने को। फ्रिज में साफ़ किया हुआ चिकन रखा है, उससे बना देती हूँ चावल के साथ, जब तक तुम खुद को गर्म कर लो थोड़ा सा। अजीत को बस यही एक बात पसंद थी किरण की, परिस्थिति कैसी भी हो हार नहीं मानती थी। हर मुश्किल वक्त में वो एक मजबूत चट्टान सी डटी रही उसके साथ। वही अभागा है जो उसने अपनी ऐसी फरमाबदार पत्नी को ऐसे दुख की भट्टी में झोंक रखा है। बस सिर्फ 4-5 साल की बात है। एक बार वो जेल से किसी तरह बाहर आ जाए। थोड़ी देर में किरण ट्रे लेकर आ गई। लीजिए, पर 3 पैक से ज़्यादा नहीं। थोड़े से चिप्स भी तल दिए हैं भुने हुए पनीर के साथ। आराम से खा लीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। अजीत को अपनी बीवी पर इतना प्यार आया कि उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। हर बार तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। काश मैंने उस मनहूस हरबिंदर को उस दिन न मारा होता। पर तुम्हें तो पता है, हर एक आदमी उसकी वजह से तुम पर कीचड़ उछालने लगा था। और ये तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि मेरे उस खाली रखे पिस्तौल में बुलेट्स कहाँ से आई। शायद मैं ही निकालना भूल गया होऊंगा, वरना तो उस दिन भी मैं सिर्फ उसे धमकाने भर के लिए गया था। किरण ने अपनी नरम नरम उंगलियां उसके होठों पर रख दी। छोड़ो ना ये सब बेकार की बातें, जो होना था सो हो गया। अब फटे दूध पर क्या रोना। हाँ, एक बात और कहनी थी तुमसे। तुम्हारे गांव से कोई आया था अपनी ज़मीनों की बात करने। कह रहा था कोई पार्टी एक चक ज़मीन खरीदने में इंटरेस्टेड है, यदि तुम हाँ कहो तो। पर किरण, मैं क्या कहता हूँ, जेल से निकलने के बाद चारा क्या बचेगा और हमारे पास? बस ज़मीन ही एक सहारा है। औलाद भी नहीं है कोई अपनी, और आजकल तो मैं वैसे ही बहुत थोड़े से में ही थक जाता हूँ। कुछ तो बचे अपने पास बात के लिए। अभी तुम ज़मीन वमीन की खरीद बेच तो रहने ही दो। किरण ने बिस्तर से उठकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। उसे डर था वो और ज़्यादा अपने चेहरे का भाव छुपा नहीं पाएगी। कितने सालों से झेलती आ रही थी वो इस गुड फॉर नथिंग आदमी को। बस किचन की तरफ जाते हुए इतना सा बोली, बातें बातें तो सब बाद में होती रहेंगी। तुम्हें भूख लगी होगी, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। खाना तैयार करते हुए किरण खुद की किस्मत को सराह रही थी। कितनी बाल बाल बची थी आज वो फिर से। अजीत के आने से बस आधा घंटा पहले ही निकला था मनदीप। उसके स्कूल में ही गेम्स टीचर था, और पता नहीं क्या सोचकर उसने सारे बर्तन भी उठाकर सिंक में रख दिए थे और गंदी चादर को भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। यह दूसरी बार था जबकि किस्मत ने उसका साथ दिया था। हरबिंदर को भी उसने बड़ी ही चालाकी से अपने रास्ते से हटाया था। साला कब से ब्लैकमेल कर रहा था। कहता था सब पोल खोल कर रख देगा उसकी। कितनी होशियारी से उसने अजीत के भीतर के मर्द को जगाया और हमेशा खाली रहने वाले उसके पिस्तौल में बुलेट्स भी एन टाइम पर डाल दिए थे उस ख़ास मौके के लिए। आज उसके नाम ही है ये मकान, बैंक में एक बड़ी सी रकम का फिक्स्ड डिपॉज़िट। बस किसी तरह से ये जाहिल ज़मीन और बेचने को राज़ी हो जाए। पर अभी पहले तो पूरे 3 दिन तक झेलना है इस कमबख्त को।
अगले 3 दिन तक अजीत ने खूब डट कर खाया और मन भर कर सोया। जब दिन में किरण उसके मना करते करते भी काम पर चली जाती थी तो उसने व्यू पॉइंट तक रोज़ वॉक भी की थी और वहाँ बैठकर सुस्ताते वक्त यही सोचता रहा था, बस किसी तरह से आखिरी 4 साल और निकल जाएं। तब भी वो 54 साल का ही होगा और कुछ नहीं तो ज़मीन बेचकर यहीं पर बस जाएगा हमेशा के लिए। यहाँ तो कोई जानता भी नहीं है उसके इस नासूर जैसे रिश्ते अतीत को। आखिरी दिन किरण ने पूरे दिन की छुट्टी ले ली थी। बैंक से पैसे निकाल कर दिए थे अजीत को, जेल में सबको खुश रखने के लिए। जाते वक्त 2 बार उसके कंधे से लग कर रोई थी। अजीत सुबह से ही खामोश सा था, जैसे वो हर बार होता था जाते वक्त। सड़क पर बस में बैठते समय भी उसने कितनी शिद्दत से हाथ हिलाया था और किरण भी सड़क के किनारे बार बार अपनी आंखें पूछती हुई खड़ी थी, अपने हिस्से का अभिनय कुशलता से निभाते हुए।